हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली वीडियो में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी लेसन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में शामिल है। और इसमें अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर के 35 तक इनको इंक्लूड किया गया है। और जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में शामिल किया गया है। और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल जो इसमें है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। और पार्ट की अगर बात करते हैं तो पार्ट 4 में इसका जिक्र किया गया है। तो जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये एक तरह की गाइडलाइन है। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने महसूस किया था कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के यानी कि रिलीजन से बिलोंग करते हैं लोग, और अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और एरिया वाइज भी उनमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर कुछ गाइडलाइन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं की गई तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई थी, लेकिन ये गाइडलाइन ऐसी थी जो नॉन जस्टिसेबल थी, यानी कि न्याय संबंधी नहीं थी। तो इसमें सम गाइडलाइन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें कुछ गाइडलाइंस को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था, बट दे वर नॉट मेड लीगली इनफोर्सेबल, लेकिन उनको कानूनी रूप से इनफोर्स नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। दिस मीन्स दैट इफ ए गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइन, कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट गाइडलाइन को पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसको लागू नहीं करती, तो वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसका रीजन यही है कि जो ये गाइडलाइन होती हैं ये नॉन जस्टिसेबल होती हैं। दस दिस गाइडलाइन आर नॉट नॉन जस्टिसेबल, तो ये गाइडलाइन जो है ये न्याय संगत नहीं है। द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइन इज कॉल्ड DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको कहते हैं। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गाइडलाइन को एग्जीक्यूट नहीं करती, लागू नहीं करती या इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो उसमें क्या होता है, तो हम उसमें उस गाइडलाइंस को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई कोर्ट जो है वो इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कराए, इसको लागू करवाए, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल होती हैं। उसके बाद है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो इसने 3 पार्ट्स में कुछ थिंग्स ऐसी हैं जिनको 3 थिंग्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाई है। कौन सी है वो 3 थिंग्स? सबसे पहले द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, कि कोई भी गोल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो एक सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए, वो चीज इसमें शामिल की गई है। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय, जिनका व्यक्तिगत रूप से एंजॉय करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट इज सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी गाइडलाइन जो है वो शामिल की जाती हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन,
प्रोग्राम और रोजगार गारंटी प्रोग्राम जो चलाया गया है उसमें रोजगार देने की जो गारंटी है उसमें ये शामिल किया गया है, ये गाइडलाइन शामिल की गई है। इसके अलावा द मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा, मिड डे मील स्कीम को भी शामिल इसमें किया जाता है। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स क्या हैं, तो इसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, यानी कि जितनी भी वेलफेयर ऑफ पीपल है वो शामिल की जाती है इसमें। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो स्थापित करना इन गाइडलाइंस का काम है। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि इन गाइडलाइंस के तहत ये भी कहा गया है या निर्धारित किया गया है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी उठाया जाना चाहिए, यानी कि ऊपर होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, उनको बांटा जाना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, और इंटरनेशनल पीस जो है उसको बढ़ावा देना गाइडलाइंस के अंदर आता है, यानी कि ये गाइडलाइंस हमें इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो पीस है, शांति है, उसको बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद है पॉलिसीज, पॉलिसीज क्या क्या शामिल हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक सिविल कोड बनाने के लिए कहा जाता है। दूसरा प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिक्विड, जो एल्कोहलिक लिक्कर है, तो प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिक्कर, जो एल्कोहलिक लिक्कर है उसके यूज करने पर मनाही की जाती है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ स्लाउटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो यूजफुल कैटल हैं उनके स्लाउटर पर, उनके मारने पर या कत्ल करने पर रोक लगानी चाहिए। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें जो विलेज पंचायत हैं उनकी प्रमोशन के लिए काम किया जाता है, उनको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। अब आगे है नॉन जस्टिसेबल राइट। नॉन जस्टिसेबल राइट का मतलब इसमें क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। तो इसमें क्या होता है, एक तो लाइवलीहुड जो है वो अवेलेबल कराई जाती है, यानी कि आजीविका कमाने का सभी को समान अवसर मिलता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, तो इसमें क्या होता है कि जो पहले का टाइम क्या होता था, उसमें अगर एक पुरुष और एक और यानी कि एक मैन और एक वुमेन जो है वो एक ही काम करते हैं और दोनों का काम सेम है, दोनों की मेहनत एक जैसी है, तो जो मेल होता था उसको मेहनताना या उसको पे जो थी वो ज्यादा दी जाती थी और औरत को पे कम दी जाती थी। तो उसके जो हमारे ये डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो इक्वल काम के लिए इक्वल पे करने के लिए कहते हैं। इसके बाद राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और कोई भी जो आर्थिक शोषण वाली बात होती है उसमें शामिल की गई है। राइट टू वर्क, और काम करने का अधिकार भी इसमें शामिल किया जाता है, और चाइल्डहुड केयर जो है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और 6 ईयर से बिलो जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए भी इनमें शामिल किया जाता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है?
तो सबसे पहले दिया है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये न्याय संगत हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी मानने से इनकार करता है या फंडामेंटल राइट्स को अगर हटाया जाता है तो उसके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है, कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से अगर कोई गाइडलाइन जो है उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो उसके लिए हम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं और डीपीएसपी ये पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वो निषेधात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये पॉजिटिव वे में मानी जाती है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये सोसाइटी के लिए यूज किए जाते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट जो है वो एक पर्सन के लिए होते हैं, डीपीएसपी जो है ये सोसाइटी के लिए। यही बात इसमें आई है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पर्टिकुलर होते हैं यानी कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके चलती है। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डीपीएसपी में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है उसको बनाती है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करती है। इसके अलावा द एरिया ऑफ डीपीएसपी इज वाइडर देन फंडामेंटल राइट्स। जो डीपीएसपी है इनका जो एरिया है वो काफी वाइड है फंडामेंटल राइट्स की बजाय। यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर एरिया की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन तक ही सीमित होता है, लेकिन जो डीपीएसपी है इसका एरिया वाइड होता है यानी कि ये पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कंट्री स्टेट के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स हैव गॉटन बट डीपीएसपी हैज नॉट इंप्लीमेंटेड सो फार। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो हमने प्राप्त कर लिए हैं, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा है फिर इफ ए कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी देन फंडामेंटल राइट्स गेट प्रायोरिटी। अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से अगर बात आती है कि भाई मानने वाली, अगर मान लीजिए दोनों में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाई अब ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट्स को माने या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को माने, तो दोनों में अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो फंडामेंटल राइट जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको माना जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हैं वो जस्टिसेबल हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये नॉन जस्टिसेबल है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इनके अपोजिटरी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो जाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका रीजन यही है कि अगर इनके रोकने की बात आती है तो कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं, यानी कि कोर्ट का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो ये था हमारा सेकंड लेसन जिसमें हमने राइट्स के बारे में पढ़ा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा। तो यही था हमारा लेसन, ये अभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन